हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। आज की तारीख है 13 नवंबर। और देखिए फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि आप उससे अधिक ऊंचाई हासिल करें। तो यहाँ पर अगर आपको सफलता हासिल करनी है, अगर आपको अपना अस्तित्व, अपना वर्चस्व, अपनी पहचान बनानी है, तो ये संघर्ष आपको स्वयं ही करना होगा। कोई भी व्यक्ति आपको ऐसी राय या फिर ऐसे कोई टिप्स या ट्रिक्स नहीं देने वाला है जिससे आप उससे अधिक आगे बढ़ सको। हाँ, ये काम सिर्फ दो लोग करते हैं, एक तो आपके पेरेंट्स, दूसरा आपका गुरु। इसीलिए दुनिया में सबसे अधिक सम्मानित, पूजनीय और वंदनीय माने जाते हैं माता पिता और गुरु। तो आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले आपको ये बता दें कि आज चूंकि 13 नवंबर है, तो आज असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा है। और यहाँ पर जिन लोगों ने पंजीकरण नंबर अपना गलत भर दिया था, उन लोगों को भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत दे दी है। देखिए फ्रेंड्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में उन अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का निर्णय दिया है जिन्होंने अपनी फीस रसीद में गलत पंजीकरण नंबर भर दिया है। कोर्ट ने यह आदेश अंतरिम रूप से दिया है और कहा है कि याचियों का अभ्यर्थन याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने शिव बचन मौर्य और दो अन्य की याचिका पर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, अधिवक्ता सीमान सिंह ने बताया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 13 नवंबर को होनी है, लेकिन याचियों को आयोग ने प्रवेश पत्र जारी नहीं किया है, जिससे वे परीक्षा में बैठने से वंचित हो जाएंगे। उधर आयोग के अधिवक्ता का कहना था कि जिन अभ्यर्थियों ने अपनी फीस रसीद में गलत पंजीकरण नंबर भरा है, उन्हें प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया है। आयोग का यह भी कहना था कि इस संबंध में एक विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गई थी जिसमें कहा गया था कि पंजीकरण संख्या सही से भरना आवश्यक है। इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने गलत पंजीकरण नंबर भरे हैं और इससे उनका जो प्रवेश पत्र है वो जारी नहीं हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बड़ी बात है कि आयोग के बाहर अभ्यर्थियों ने इसके लिए प्रदर्शन भी किया है और अभ्यर्थियों ने जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल सही प्रतीत होता है। अभ्यर्थियों ने यहाँ पर ये कहा है कि आयोग की गड़बड़ी से वो परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। आयोग ने सभी के आवेदन निरस्त करने का एक कारण यानी कि फीस चालान फॉर्म में रजिस्ट्रेशन नंबर भरने की त्रुटि लिखा है, जो कि प्रवेश पत्र जारी करने वाली एजेंसी के सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी से ऐसा हुआ है। सभी छात्र एक ही गलती करें ऐसा संभव नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अगर सॉफ्टवेयर आपका बिल्कुल सही हो तब आप स्टेप बाय स्टेप, अगर कहीं पर भी आप गलती करते हैं तो सॉफ्टवेयर आपकी नेक्स्ट एंट्री को लेता ही नहीं है और फाइनली आपका फॉर्म सबमिट होता ही नहीं है। तो अगर ऐसा हुआ, आपने गलत एंट्री किया और सॉफ्टवेयर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये दिक्कत भी सॉफ्टवेयर की ही प्रतीत होती है। आपने भी तमाम फॉर्म भरे होंगे और आपने स्वयं देखा होगा कि जब आप गलत एंट्री करते हैं तब आपसे लास्ट में जब आप फॉर्म को सबमिट करते हैं तब आपसे रिवीजन करने के लिए और उस पार्टिकुलर जो कॉलम होता है जिसमें आपने गलती करी है उसको सही करने के लिए कहा जाता है। फिलहाल फ्रेंड्स, दो पालियों में आज परीक्षा होगी और ये परीक्षा प्रयागराज में होगी और कुल मिला के 38 केंद्रों पर होगी। और देखिए, यहाँ पर दिल्ली से परीक्षा देने आए हैं 3 दृष्टिहीन अभ्यर्थी। तो ये लोग अकेले यात्रा करके पहुँचे हैं प्रयागराज, क्योंकि ये परीक्षा मात्र प्रयागराज में ही हो रही है। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों की बहुप्रतीक्षित एडेड जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा का रिजल्ट जो कि 12 नवंबर को जारी होना था, तो अब एक लेटेस्ट अपडेट है कि ये रिजल्ट अब 15 नवंबर को जारी होगा। परिणाम जारी होने के साथ सूबे को 1504 सहायक अध्यापक और 390 प्रधानाध्यापक मिल जाएंगे। हालांकि पीएनपी की ओर से 12 नवंबर को परीक्षा परिणाम जारी करने की प्रस्तावित तिथि थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से परिणाम जारी नहीं हो सका। जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा कब हुई थी? 17 अक्टूबर को हुई थी। हालांकि अभ्यर्थियों ने दिन भर इसका इंतजार किया और मुझे तो रात में 11-12 बजे तक मैसेज आते रहे लगातार कि अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ है, क्या जारी होगा। लेकिन 9 बजे के बाद मुझे लगने लगा था कि अब ये परिणाम जारी नहीं होगा और अब ये परिणाम 15 नवंबर को जारी होगा। तो फिलहाल 2 दिन तक आप लोग रेस्ट करिए और देखिए कि 15 नवंबर को क्या होता है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, आपको बता दें कि प्रधानाचार्य भर्ती लिखित परीक्षा से होगी अब। तो प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्यों की भर्ती अब लिखित परीक्षा से कराने की तैयारी चल रही है। फिलहाल इंटरव्यू के जरिए
प्रधानाचार्य चयन की व्यवस्था है और शासन के आदेश पर शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसे जल्द भेज दिया जाएगा। सहायक अध्यापक भी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस लाइन को ठीक से समझिए। सहायक अध्यापक का मतलब, पहले सहायक अध्यापक जो होते थे वो हाई स्कूल के जो प्रधानाध्यापक होते थे उसी के लिए वैलिड होते थे। प्रधानाचार्य मतलब इंटरमीडिएट का के लिए जो प्रधानाचार्य होते हैं, तो उसमें इंटरमीडिएट के प्रवक्ता के लेवल पर जो होते थे अभ्यर्थी वो आवेदन करते थे। लेकिन अब सहायक अध्यापक भी प्रधानाचार्य पद के लिए आवेदन कर पाएंगे, ये बदलाव किया गया है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के चयन के लिए 500 अंकों में 300 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। शेष 200 अंक अधिभार, अनुभव और साक्षात्कार से निर्धारित होंगे। इसमें सामान्य ज्ञान, शैक्षिक अभिरुचि, शैक्षिक प्रशासन, विद्यालय पर्यावरण और स्वास्थ्य आदि से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रधानाचार्य का चयन जो होगा वो मंडल स्तर के बजाय अब प्रदेश स्तर की मेरिट पर किया जाएगा। तो अब देखिए, इसका जो विज्ञापन होगा वो जारी होगा, इसके बाद इस पर परीक्षा ली जाएगी। और सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के 599 पदों के लिए इंटरव्यू के संबंध में 24 नवंबर से पहले निर्णय होने की संभावना है। तो यह एक बड़ी भर्ती थी जो कि अब तक जो है फंसी हुई है। और देखिए फ्रेंड्स, 1.5 वर्ष के बाद ट्रेनों से हटेगा 0 नंबर, किराया भी सामान्य देना होगा। अभी तक आप जब यात्रा करते होंगे तब आपको एक पार्टिकुलर अमाउंट का जो टिकट है वो लेना अनिवार्य होता है। कभी कभी ये भी होता है कि जहाँ पर 10 रुपये का टिकट लगता था वहाँ पर 30-40 रुपये आपको देने पड़ते हैं। तो हुआ ये था कि जब कोविड-19 का काल शुरू हुआ तो सबसे पहले राजधानी एक्सप्रेस को, उसके बाद अन्य ट्रेनों के जो नंबर थे उसके आगे 0 नंबर लगाया गया और उन्हें स्पेशल ट्रेनों में बदल दिया गया था। इसमें कुछ स्टॉपेज को ख़त्म कर दिया गया था, कुछ ट्रेनों का जो परिचालन था उसको भी रद्द कर दिया गया था। और इसके बाद अब आदेश ये आ गया है कि सभी जो ट्रेनें जो स्पेशल बनकर चल रही थी अब उन्हें सामान्य ट्रेनों में बदल दिया जाए। तो पिछले वर्ष लगे लॉकडाउन के बाद से देश भर में चल रही सभी ट्रेनों से अब स्पेशल का दर्जा हटेगा और सभी ट्रेनों के नंबर के आगे जो 0 लगा हुआ है उसको हटाने के बाद पहले वाले, यानी कि कोरोना काल से पहले का जो फीस था और जो स्टॉपेज थे वो सब बहाल किए जाएंगे और शीघ्र ही जो है इस पर डिसीजन भी लिया जाएगा। तो जो ट्रेनें होंगी वो जल्द ही पुराने नंबर से चलने लगेंगी और इस दौरान यात्रियों से किराया भी कोरोना से पहले वाला ही लिया जाएगा। संबंध में रेलवे बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर कोचिंग राजेश कुमार की ओर से शुक्रवार को पत्र जारी कर दिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली एनसीआर देश में सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो गए हैं। घर से न निकलने की एडवाइजरी जो है जारी की गई है सीपीसीबी के द्वारा, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। बोर्ड ने सरकारी और निजी संस्थानों को भी अपने 30% कर्मचारियों से घर से काम करवाने की सिफारिश की है ताकि सड़कों से वाहनों की संख्या घट सके। तो मौसम विभाग ने बोर्ड की समीक्षा बैठक में बताया है कि उत्तर पश्चिम से हवा का बहाव धीमा रहने से 18 नवंबर तक प्रदूषण बना रहेगा। 14 से 17 नवंबर तक दिन में हवा नहीं चलेगी। पराली जलाने की घटनाएं भी वायु प्रदूषण बढ़ाती रहेंगी। दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं का यह हिस्सा 35% रहा। नोएडा और बुलंदशहर वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 488 के साथ देश के सबसे प्रदूषित शहर रहे। दिल्ली में AQI 471 यानी कि बेहद गंभीर दर्ज हुआ है और ये इस मौसम का सबसे अधिक है। गाजियाबाद में 486, ग्रेटर नोएडा में 478। तो यहाँ पर देखना ये है कि मतलब ये जो चीज़ें हैं ये कब कंट्रोल में आती हैं। और जनसंख्या तो लगातार बढ़ रही है, सड़कों पर वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है, उसके बावजूद भी बहुत तेज़ी से वाहन जो हैं वो नए वाहन बिक रहे हैं और लोग हमेशा इस दौड़ में रहते हैं कि उनके पास अधिक से अधिक वाहन हो। कुछ लोगों के पास तो 2-3 वाहन होते हैं और लोग एक दूसरे के साथ वाहन शेयर करना भी नहीं चाहते। फिलहाल अगर वाहन शेयर करें, सार्वजनिक जो वाहन हो, दिल्ली में तो बहुत अच्छी व्यवस्था है मेट्रो वगैरह की, उसका इस्तेमाल हो तो काफ़ी हद तक इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। और देखिए यहाँ पर पूरे एनसीआर में AQI क्योंकि बहुत ही गंभीर श्रेणी का है तो गर्भवती महिलाएं, बच्चों और बुजुर्गों को बाहर न निकलने की सलाह दी गई है और अगला सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो फिलहाल पूरे देश में हालत बहुत ही ख़राब है प्रदूषण को लेकर, लेकिन दिल्ली एनसीआर तो एकदम से प्रदूषित होता जा रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप यूपीपीएससी RO परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब आपके लिए जो पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर हैं वो अपलोड होने शुरू हो गए हैं। अभी हमने 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर इसको डिस्कस कर लिया है और अब से लेकर यानी कि 2016, इसके बाद 2014, 2013, 2010 तक के जितने क्वेश्चन पेपर हैं
उसको भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। इसकी PDF भी आपको उपलब्ध रहेगी, बशर्ते कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से जाकर जुड़े हों। तो वहाँ पर आपको PDF वीडियो का लिंक सबको शेयर कर दिया जाता है। महत्वपूर्ण सूचनाएं भी आपको वहीं पर शेयर की जाती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। UPPSC RO ARO सॉल्व पेपर 2017 ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें सभी जो डेटा हैं उसको 2021 के परिप्रेक्ष्य में अपडेट भी कर दिया गया है, तो इसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो वीडियो को भी समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।